तो हेलो गाइस, आज का लेक्चर हम शुरू करें उससे पहले मैं एक दो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैक्सिमम 1 मिनट में आपका लूँगा, ज़्यादा नहीं। देखो, कई बार होता है ना कि हम थ्योरी पूरा अपना पढ़ लेते हैं, पूरा हम लेक्चर देख लेते हैं, सर की नोट्स पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद जब हम क्वेश्चन लगाने के लिए जाते हैं ना तो क्वेश्चंस नहीं होता हमसे। अच्छा, क्वेश्चन हो भी जाते हैं पर एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, करेक्ट आंसर हमारा नहीं आता जब हम MCQ में से सिलेक्ट करते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना तो ये फिर लेक्चर आपके लिए है। ये अगले जो 20-25 मिनट आपका होने वाला है। इसके बाद जो एक डर होता है ना मैकेनिक्स में, वेक्टर का डर। देखो, मैकेनिक्स में वेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। वेक्टर अगर आपका क्लियर है बहुत अच्छे तरीके से तो मैकेनिक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टेयर्स वाइज एक कंसेप्ट के हिसाब से इसके बेसिस पे क्वेश्चंस, इसके बेसिस पे क्वेश्चन, उसके बाद मेंस और एडवांस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। देखो, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम में, मतलब हर जगह ना मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो एक चीज़ बेचते रहते हैं। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मुझे नहीं पता कॉपीराइट का कुछ इशू होता है कि नहीं, तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूँगा। आप लोग देख के समझ जाओगे कि सब बेचते, मतलब वो कुछ ना कुछ में इंपॉर्टेंट होगा सर, मतलब उसकी वैल्यू कुछ होगी। तो मैंने बोला हाँ, आप मुझे बताओ कौन सा चीज़ है। तो कुछ बच्चों ने, 10-12 बच्चों ने मुझे भेजा, मैंने देखा, मैं थोड़ा सा हंसा, मैंने कहा ठीक है, तो उसका सोल्यूशन हम करवाएंगे। तो वही हमारा आज क्वेश्चन है, लेवल के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से। देखो, तो इस लेक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एंडिंग से मैं स्टार्ट करता हूं। जो लास्ट पार्ट हमारा होगा उसमें आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में, एडवांस में, नीट में, एम्स में पूछा गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वेक्टर के अलावा किसी चीज नहीं, वो क्वेश्चंस मैं थर्ड पार्ट में करवाऊंगा। सेकंड पार्ट में यहां पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसके बेसिस पे जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, पॉसिबल है, एडवांस लेवल तक, नीट लेवल तक, एम्स लेवल तक, सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ये लेक्चर नंबर 2 हो गया हमारा। और अभी जो आप देख रहे हैं, जिसमें मैं आपका अभी वेलकम कर रहा हूं, ये लेक्चर नंबर हमारा 1 है, जिसमें हम लोग डेफिनेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इन पे अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं सच में कह रहा हूं, ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि एक बार जब आप देखोगे तो आप बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन कोई करवाता है, सॉल्यूशन क्या। और लेकिन जब उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे और आंसर आपका गलत होगा ना, तब आप बोलोगे नहीं, कुछ तो जान है इस क्वेश्चन में और मुझे और समझने की अच्छे से जरूरत है। पर चिंता मत करो, मैं सारे क्वेश्चन को काफी डिटेल में टाइम लेके करवाऊंगा, तो आप लोगों का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों से कर रहा हूं। मैं भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं है, ये रिक्वेस्ट आपके लिए है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन लेके आपके सामने हो, मैं पूरा फेस बता दूंगा, पूरे पे क्वेश्चन दिखेगा, आप वीडियो को पॉज करना। क्या करोगे आप? वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करोगे। अगर आंसर आ जाएगा तो फिर भी सॉल्यूशन देखोगे कि क्वेश्चन का आंसर सही आपका आया है कि नहीं, और अगर नहीं आया है तो फिर आप आंसर देख के सॉल्व करोगे। और सॉल्व करने के बाद जब आपके सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे तो दोबारा से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। अगर आप लोग को जरूरत होगा तो उसका PDF फाइल मैं अटैच कर दूंगा, नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अपना मुखड़ा हम हटाते हैं और आप लोगों के लिए सवाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आज का जिस टॉपिक पे अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट किया वो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, उसके बाद एंगल बिटवीन वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब आपको आसान लग रहा होगा ना, अगर एंगल ऑफ वेक्टर को हम हटा दें, इसके अलावा जितने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डेफिनेशन है, बहुत आसान लग रहा होगा आप लोगों को। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है ना, मैं यहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा चकमा देता हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। पॉज करना है वीडियो, फिर सॉल्व करना है। देखो, आई होप आपने पॉज किया होगा, सारा चीज कर लिया होगा। तो हम पहला क्वेश्चन अपना करना शुरू करते हैं। अ वेक्टर ए पॉइंट नॉर्थ ईस्ट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 3 किलोमीटर पर सेकेंड। इट्स मल्टीप्लाई विद द वेक्टर विद द स्केलर लैम्डा सच दैट द लैम्डा इज इक्वल टू -4 सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर। तो देखो, जो हमें गिवन है वो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं। सबसे पहले हमें एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए, उसकी वैल्यू कितनी है? 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये है, और इसका डायरेक्शन क्या दे रखा है? नॉर्थ ईस्ट हमें डायरेक्शन दे रखा है, ठीक है। एक हमें स्केलर दे दिया लैम्डा -4 सेकेंड। हाँ, अब हमसे पूछा है कि आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आएगा। तो देख के आप यहां से बोल दोगे 12 आंसर आएगा, पर 12 आंसर आएगा। आप MCQ में आप सही भी बोल सकते हो इस चीज को, पर इसको सॉल्व कर देखो, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितना मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो, यहां पे हमने अपने चारों साइड बना लिया। ईस्ट हो गया हमारा ये NEWS, मैं इसका शॉर्टकट बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है, अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा तो। अब ये बोल रहा है नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब यहां कहीं पे हमारा वेक्टर ए है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो जब हम अपना लैम्डा ए लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 तो हमारा आंसर सही है, मैंने पहले ही बोला। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो लैम्डा जो है आपका वो नेगेटिव है।
लेमडा आपका नेगेटिव है। जब मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर स्केलर हमारा पॉजिटिव है तो जैसा डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रहेगा, लेकिन अगर स्केलर अनफॉर्चुनेटली हमारा नेगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। कीप इन माइंड, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अगर इधर ये मूव कर रहा है तो इसका अपोजिट हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब अब हमारा डायरेक्शन कैसे होगा? अब हमारा जो डायरेक्शन गाइस होगा वो होगा साउथ टू वेस्ट, साउथ टू वेस्ट। ये कंप्लीट आंसर है, यानी कि हमारा जो कंप्लीट आंसर आएगा वो 12 साउथ टू वेस्ट, इस तरीके से। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि वेस्ट टू साउथ लिखे या साउथ टू वेस्ट लिखे। तो जो यहां पे लिखा गया है एग्जैक्टली आपको लिखना है। मतलब नॉर्थ से स्टार्ट हुआ तो यहां पे जस्ट इसका अपोजिट और जस्ट इसका अपोजिट। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो पहला क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन आसान था पर वही था, क्वेश्चन ट्रिकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको और मजा आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। अ हॉल हैज द डायमेंशन 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर। अ फ्लाई स्टार्टिंग एट द कॉर्नर एंड ऑफ द डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज नियरली। देखो ये क्वेश्चन कल मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे शेयर किया था, 25-30 लोगों ने इस पे आंसर दिया, ठीक है ना। पर एक आंसर था, कोई वो यूनिवर्सिटी ऑफ पता नहीं कहाँ की थी, कोई यूएसए की थी, एक लड़की थी, उन्होंने आंसर दिया तो उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, ठीक है, 2-3 पॉसिबिलिटी लेके। तो मैं भी उसी तरीके से आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए जनाब, यहाँ पे हम लोगों ने अपना बना लिया। अब यहाँ पे ना आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखो आप इस जगह को सिलेक्ट कर लो, आप किसी भी कॉर्नर को सिलेक्ट कर सकते हो, जस्ट उसके आपको अपोजिट कॉर्नर पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे उसके अपोजिट कॉर्नर पे जाना, जैसे यहाँ की मेंशन है। अब देखो इसका अपोजिट कॉर्नर कौन सा होगा? तो अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, थोड़ा भी ध्यान दोगे यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा ये एफ जो है यहाँ तक इसको जाना है, और यहाँ तक का हमसे क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो देखो अब इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये तो आपका 10 मीटर हो गया। देखो ये हमारा एल होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। हाइट हमारा कितना हो जाएगा? 14 मीटर हो जाएगा। और ये ब्रेथ जो है हमारा, ये आपका 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 10, 12 और 14 इस तरीके से अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया? मेंशन कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, तो हम लोगों ने छोटे क्लास में भी पढ़ रखा है और बड़े क्लास में भी पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास ये दिया हो ए बी सी डी, तो हम ये जो ये आपका होता है डायगोनल, ठीक है, इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं बहुत ईजिली। कैसे फाइंड कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये हमारा 10 है और ये जो है हमारा हाइट 14 है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम लोग यहां पे लिख सकते हैं डी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी बी का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं ना, मतलब कि इसके स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे बी सी हमारा कितना है? बी सी हमारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा और सी बी कितना है हमारा? 14 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे ये वाला कॉर्नर फाइंड किया। पर हमें कॉर्नर चाहिए कौन सा? हमने तो ये कॉर्नर फाइंड कर लिया, हमें चाहिए ये कॉर्नर। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये इतना सा डिस्टेंस बचा हुआ है, ठीक है। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि डी एफ का जो स्क्वायर है आपका, वो बराबर है किसके? आप ये लिख सकते हो डी बी का होल स्क्वायर प्लस बी, ये यहां पे हमने f माना था ना, यहाँ पे हमने f लिया था, इसको बी एफ का होल स्क्वायर। अब देखो डी बी हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे फाइंड किया, कितना है वो? 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस देखो ये बी एफ कितना है? यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो ये 12 हो गया इसका होल स्क्वायर। अब जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको 100% आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 20.59 या 20.90 कुछ आएगा। बट हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर अपन यहाँ पे मूव करते हैं तो हमारा आंसर ये 21 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, देखो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि हार्ड क्वेश्चन दे दिया या ऐसा जो हमने किया नहीं है। पर थोड़ा सा ट्रिक लगाना है हमें कि भाई साहब हम कॉर्नर यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक तो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा बी एफ है, वहां पे जाके हमें प्रॉब्लम होगा, वहां पे हमें दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड। एक वेक्टर कब चेंज नहीं होता है? थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये चीजें मैं थ्योरी में बहुत अच्छे तरीके से गाइस आप लोगों को करवा रखा है मैंने, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। तो देखो यहाँ पे पहला आंसर ही सही है, पर कैसे? मान लेते हैं कि हमारा एक वेक्टर है जिसको हमने नाम दे दिया वेक्टर ए,
ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो इसका पैरेलल कहां पे होगा, इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हो आप, इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कर सकते हो। यहां पे इस वेक्टर को हमने उठा के ला दिया और यहां पे इस वेक्टर को हमने बना दिया और इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं ए डैश, ठीक है, वेक्टर ए डैश। तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डैश हमारा होगा। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर को जब हम पैरेलली इटसेल्फ मतलब उसके पैरेलल में एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से कि एंगल थीटा बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ए एंड बी। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो फोर्स है। देखो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ते रहो और कोशिश करो जब मैकेनिक्स में हो खास करके तो डायग्राम बनाने की, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये वेक्टर हमारा ए हो जाएगा और ये वेक्टर हमारा बी हो जाएगा। ये हमने सिर्फ कंसिडरेशन करा है, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए डायन। तो आप डायन बिल्कुल भी इमरान हाशमी मूवी में जो वो मत सोचना, ये दूसरी डायन है, ठीक है। ये यूनिट है हमारा, इस पर मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में इस पर बात करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हमने वैल्यू डाल दिया। अब ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है भाई साहब वो 90 डिग्री है, हमें दिख भी रहा है, हमने ऐसा फिगर भी बनाया है। इफ द रिजल्टेंट आर मेक एन एंगल अल्फा विद ए। अब हम मान लेते हैं, देखो इसका रिजल्टेंट कहां पे होगा, यहीं पे तो रिजल्टेंट होगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अच्छा ये ए के साथ जो हमारा एंगल कुछ बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इन्होंने ए का नाम दे दिया अल्फा, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि द एंगल थीटा बिटवीन डायरेक्शन ए मतलब फोर्स ए एंड बी, ठीक है, इज 90, ए इतना बी इतना, इफ द रिजल्टेंट आर मेक एन एंगल अल्फा विद इतना, फाइंड द अल्फा। मतलब ये हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। तो इट्स सो इजी, बहुत ही आसान और बहुत मजेदार है। देखो हम लोगों ने जब रिजल्टेंट अपना निकालना सीखा था, ये हम लोगों ने रिजल्टेंट बोला था, इसको हमने ए और बी बोला। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला था ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर, हम लोग यहाँ पे उसको थीटा बोलते थे। बात समझ में आ गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। लेकिन वहीं पे जब मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हमें टेन थीटा फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बताया था मैंने, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि वेक्टर में हमारा होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो अपन यहां से निकालेंगे, डायरेक्शन अपन यहां से निकालेंगे। अब देखो अब सारी वैल्यूज को अपन यहां पे क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो बी हमारा कितना है, बी हमारा 8 है और साइन हमारा कितना हो जाएगा। अब देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अल्फा को एंगल मत लेना, हम ए और बी का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो एंगल हम 90 लेंगे। तो साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए हमारा हो जाएगा, ए हमारा कितना है, सॉरी बी हमारा 6 है ना, बी हमारा 6 है, ए हमारा 8 हो जाएगा और ये 6 और हमारा कॉस 90 डिग्री, ठीक है, कॉस 90 डिग्री। तो अब मुझे एक बात आप लोग बताइए बहुत ही आराम से कि साइन 90 कितना होता है हमारा, साइन 90 हमारा 1 होता है, कॉस 90 हमारा कितना होता है, 0 होता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 प्लस 0, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6/8 आपका हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6/8, मतलब इसको काट दो 3 और 4, यानी कि हमारा 10 अल्फा इज इक्वल टू 3/4 आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आपका होता है 37 डिग्री। क्या होता है वैल्यू गाइस, 37 डिग्री। तो आप यहां से मैच कर सकते हैं। हियर इज आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है, ठीक है। बात समझ में आई। अच्छा अब जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, आई नीड 3 to 4 पेजेस, ठीक है। हमें 3 से 4 पेजेस की, मतलब 3 से 4 पेजेस की जरूरत है और ये क्वेश्चन में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार सॉल्व करो। अगर आप 11th में हो खास करके, या 12th में हो, या फिर आप 13th में भी हो और आपको लगता है कि फिजिक्स में आपका कुछ नहीं हो सकता था, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, फिजिक्स मतलब परेशान कर रखा है, अंदर से आत्मा दुखी कर रखा है आपका, तो इस क्वेश्चन को करो पहले खुद से, उसके बाद मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। चलिए तो मैं शुरू कर देता हूं। आप लोगों ने आई होप ट्राई किया होगा। ये फिगर जो है, इस फिगर को एग्जैक्टली अपन यहां पे बना लेते हैं। ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा सी है, यहां कहीं पे हमारा वेक्टर बी है। इट लुक लाइक अ रिजल्टेंट, है ना, ऐसा रिजल्टेंट की तरह लग रहा है ना। चलो, और ये हमारा ओ हो गया। तो इसने बोला फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर ओ ए, यानी कि ओ ए ये हमारा आर है, उसके बाद ओ बी यानी कि ये भी हमारा आर दे रखा है, और ओ सी ये भी हमें आर दे रखा है। सबके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, कीप इन माइंड, आप भी इसके ऊपर वेक्टर लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ये एंगल जो है आपका 45 डिग्री है और ये एंगल जो है आपका 45 डिग्री है, मतलब टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल आपका 90 है।
टोटल एंगल आपका 90 हो गया। तो देखो इसको जो है ना हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। देखो अगर ए और बी के बीच में हम रिजल्टेंट निकालते हैं, हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ ओ ए एंड ओ सी, ओ ए और ओ सी के बीच में हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। तो ये बी होगा, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पर अभी हम जो समझ रहे हैं तो हम ये कह देंगे कि बी तो हमारा ऑलरेडी एक वेक्टर है, मतलब एक दूसरा वेक्टर हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट होगा जो कि बिल्कुल बी से ही होके जा रहा है। मैं थोड़ा सा हटके इसलिए बना रहा हूँ, थोड़ा सा अलग इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये ए और सी का रिजल्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा बताओ, जब हम यहाँ पे इसको हम लोग बोल देते हैं P, यानी कि जो रिजल्टेंट हमारा OA और OC का हुआ वो OP हुआ। बात समझ में? ये OP हमारा रिजल्टेंट हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए। तो OP हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लगा देंगे r का स्क्वायर 2r और कॉस थीटा। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमारा थीटा कितना होगा? क्या थीटा 45 होगा? क्या थीटा 45 होगा? तो नहीं, थीटा हमारा 90 होगा। हमने ए और सी का रिजल्टेंट निकाला है और ए और सी के बीच में हमारा एंगल 90 डिग्री है, यानी कि ये कॉस 90 डिग्री हो गया। और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है आपका? तो हम सब जानते हैं कॉस 90 का वैल्यू हमारा 0 होता है। मतलब ये पूरा जो इतना दिख रहा है ना आपका, ये 0 हो जाएगा, यानी कि OP वेक्टर जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा √2r। ठीक है, ये हमने OP निकाल लिया। OP हालांकि B ही है, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं, OP हालांकि B ही है, पर अभी हम क्वेश्चन को ब्रेक कर करके कर रहे हैं। हमें आंसर से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें कंसेप्ट से मतलब है। गेट इट? हमें कंसेप्ट से मतलब है, तो हम कंसेप्ट यहां पे समझने की पूरी कोशिश करेंगे, जान लगा देंगे। ठीक है, तो हमने यहां पे निकाल लिया अपना OP। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम दूसरे के रिस्पेक्ट में, यानी कि अब हम दूसरा वाला जो है अपना वेक्टर मतलब उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। अब मुझे सबसे पहले एक छोटी सी बात बताओ आप कि OP वेक्टर OP एंड OB के बीच में एंगल कितना है? तो 0 डिग्री एंगल है। कितना एंगल है? 0 डिग्री। मैंने बोला ना एक दूसरे के ऊपर ही है ये, मतलब मैं इस तरीके से बना रहा हूं और फिर मैंने इसको आगे कर दिया, यहां तक B है और ये जो है पूरा हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो इसके बीच में जो एंगल होगा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो थीटा इज इक्वल टू हमने यहाँ पे अपना 0 डिग्री बहुत ही प्यार से लिख दिया, हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, OP अपन ने कितना निकाला है? वेक्टर है, वेक्टर थोड़ा सा दिमाग में रखो, √2r हम लोगों ने निकाला है। अच्छा, OB कितना है हमारा? OB हमारा r है। सी OB हमारा कितना है? ये हमारा कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? r ही तो है ना, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो। अच्छा, अब जब इन दोनों के बीच में अपन रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं कि OP का होल स्क्वायर, इसको आप A की तरह ट्रीट करोगे, इसको आप B की तरह ट्रीट करोगे, तो यहाँ पे आप लिख दोगे OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस 2OP OB कॉस थीटा, ये सारे अंडर द रूट है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये कितना है? ये कितना है? ये थीटा हमारा यहाँ पे 0 डिग्री है, थीटा हमारा 0 डिग्री है ना, तो ये पूरा जो है आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस अगर थीटा आपका 0 डिग्री होता है तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये पूरा आपका 1 हो जाएगा। चलो अब वैल्यूज हम लोग यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये तो आपका हो जाएगा OP का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर प्लस 2OP OB, यही तो होगा ना, ये हमारा 1 हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से और देखोगे तो हमारा जो A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इसको स्मॉल में ही मान लो, मैं स्मॉल कैपिटल में थोड़ा लोचा कर रहा हूं, तो वही फॉर्मूला हमें लग रहा है, ये वही फॉर्मूला हमारा लग रहा है ये, यानी कि हम R इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर द रूट OP का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, OP की अब देखो सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा, ये पूरे का होल स्क्वायर होगा ना, ये पूरे का होल स्क्वायर होगा। अब देखो, अब ये स्क्वायर है तो हम एक बाहर निकाल सकते हैं, एक पेयर जो है हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो ये इज इक्वल टू हमारा R हो गया। ठीक है, अब OP की वैल्यू कितना है? √2r प्लस OB का वैल्यू कितना है? R। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? R कॉमन ले सकते हैं, तो √2 + 1, ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब पहले नज़र में अगर आपने ये क्वेश्चन कभी सॉल्व लाइफ में नहीं किया है तो 100% आप वहाँ पे रुकोगे, सोचोगे, थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, थोड़ा सा सर को खुजाओगे, पर अगर आपने इसको
अभी सॉल्व करवाने के बाद दोबारा से अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो लाइफ में कभी भी आप इस चीज़ को नहीं भूलोगे, क्योंकि थोड़ा सा यूनिकनेस है क्वेश्चन में। मैं नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन हार्ड है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा यूनिकनेस है, थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा आपका टाइम यहाँ पे ये ले रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी है ना, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन है कि इफ अ एंगल बिटवीन टू फोर्स इंक्रीजेस। देखो दो फोर्स अपन मान लेते हैं, ये हमने मान लिया F1, ये हमने मान लिया F2, बीच में एंगल बन रहा है थीटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। अच्छा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा पहले ये बताओ, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो, बिकॉज फॉर्मूला जैसे ही आप लिख दोगे ना तो मैक्सिमम चीज़ आपको दिखने लगेगा, और फिजिक्स में दिखना बहुत जरूरी है, चीज़ें आपको विजुअलाइज हो ये मस्ट है, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। अब देखो, अब हमसे कह रहा है कि अगर हम थीटा को इंक्रीज करें, मतलब पहले थीटा हमारा यहाँ पे था, अब थीटा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, अब थीटा हमारा यहाँ हो जाएगा, अब थीटा हमारा यहाँ हो जाएगा, इस तरीके से, मतलब ये F2 ही है, F2 को हम शिफ्ट करते जा रहे हैं ऐसे ऐसे कर करके, तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो भाई साहब एक बात बताइए, जब थीटा आपका बढ़ेगा, जब आपका थीटा आपका इंक्रीज करेगा तो रिजल्टेंट तो ऑटोमेटिकली आपका डिक्रीज होगा, रिजल्टेंट तो ऑटोमेटिकली आपका डिक्रीज होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप ऐसा कर सकते हो, एग्जांपल लेके F1 को कुछ लेट कर लो 2 न्यूटन, F2 को कुछ लेट कर लो 4 न्यूटन, ठीक है, और थीटा को स्टार्टिंग में मान लो 30 डिग्री, अब बाद में मानो फिर थीटा को 45 डिग्री, फिर बाद में मानो थीटा को 60 डिग्री, फिर बाद में मानो थीटा को 90 डिग्री। इस तरीके से आप चेंज करके देखोगे तो आप देखोगे जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करोगे आपका रिजल्टेंट जो है वो कम होता रहेगा, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, अगर आप वेरिफिकेशन चाहते हो तो यू कैन वेरीफाई इट बाय योरसेल्फ, ये आपको खुद से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा गाइस, वो हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए अब सेवेंथ में फंसोगे, पक्का सेवेंथ में फंसोगे, क्योंकि देखने में बहुत आसान है पर अगेन थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ भी। अब यहाँ से मैं जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा ना उनके मोर देन वन ऑप्शंस हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, या फिर एक हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पे आपके ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब हमसे बोला है वेक्टर ए माइनस, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो ये आपका लिखा हुआ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो मुझे एक बात बताओ, कैन वी सब्सट्रैक्ट वेक्टर क्वांटिटी, और अगर आप बोलोगे यस और अगर आप बोलोगे नो, तो दोनों से ही मेरा सवाल है, क्या आपको थोड़ा सा याद है कि मैंने आप लोगों को बताया था सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मींस एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर ही होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं गाइस कि हमारे पास ये आपका ए है जो हमें यहाँ पे दे रखा है, हमने ए लेट कर लिया, दूसरा मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये हमारा बी हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो यहीं पे होगा, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा नहीं समझ में आया, अभी भी समझ में तो 100% आ गया होगा, लेकिन फिर भी देखो हम ये लिख सकते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वेक्टर ए में हम ऐड कर रहे हैं नेगेटिव वेक्टर बी को, मतलब कि वेक्टर ए में हमने उसके अपोजिट नेचर में जो वेक्टर बी है उसको हमने ऐड किया। अच्छा इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, मैथमेटिकल फिजिक्स खत्म हो गया, तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया, हमने प्रूफ कर लिया, यहाँ पे समझ लिया। मतलब ए बी को आप ये बोल सकते हो, सॉरी ए बी को नहीं, ए माइनस बी को हम ये बोल सकते हैं इट इज ए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर वी, नॉट वेक्टर वी, माइनस वेक्टर वी हम यहां से बोल सकते हैं। मतलब यहां से अगर हम देखें तो ए तो हमारा करेक्ट है ही, उसके साथ साथ हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। इतनी बात समझ में आई गाइस, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का मतलब रत्ती भर भी दिक्कत है नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम भी लगेगा, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी पी लो। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर विद, देखो दो वेक्टर हमें दे दिया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उसके साथ साथ हमें कंडीशन भाई साहब ये दिया है कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी है, और उसके साथ कंडीशन दिया है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस मॉडुलस ऑफ ए, सॉरी जस्ट अ मिनट गाइस, हमारा पेन यहाँ पे रुक चुका है,
हमारा डिजिटल बोर्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, वाओ काम कर गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा माइनस बी। ये हमें कंडीशन दे रखा है इज इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा। तो कितने बच्चे ऐसे जिसके दिमाग में आंसर चमक चुका अभी है? बत्ती कितने बच्चों के दिमाग में जल गया मुझे बताओ, सच सच बताना, ऐसा नहीं कि मतलब झूठ बोल दोगे सर हमारे दिमाग में तो बत्ती जल गया था, वो तो आपने सॉल्व करवा दिया इसीलिए हमने छोड़ दिया। ये पेड़ या बत्ती लगा रहा मेरे को नहीं पता चल रहा है, ठीक है। कितने बच्चों के दिमाग में बत्ती जला? अच्छा, जिन बच्चों के दिमाग में नहीं जला ना लाइट, उसके दिमाग में अभी हम लाइट जलाएंगे। हम पहले इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। हम एक एक को सॉल्व करेंगे, एक साथ सबको सॉल्व करने पे ना वो खिचड़ी बन जाएगा और फिर खिचड़ी खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत मज़ा आता है, ज़्यादा नहीं आता है। आपको खिचड़ी लवर मत बोल देना कि सर उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, रेसिज्म कैसे कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। तो देखो हम खिचड़ी नहीं बनाते, हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके इज इक्वल टू अंडर द रूट मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप लोग ये भी जानते हो कि हमारा ये जो भाई साहब है वो इन भाई साहब के बराबर हैं, तो जहाँ पे b है वहाँ पे हम a पुट कर सकते हैं, जहाँ पे a है वहाँ पे हम b पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि a का होल मतलब a स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा कर सकते हैं। एम आई अलाउड टू डू ऑल द स्टफ, ठीक है, या फिर ऑल द मतलब प्रोसेस कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अच्छा अब देखो, अब इसको थोड़ा सा फर्दर और आप सॉल्व कर दो। यहाँ पे मैंने ये वाला चीज़ लगा दिया यहाँ पे, इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व कर दोगे आगे, या फिर यहीं पे रहने दो, अभी इसको सॉल्व नहीं करते, इसको आगे बाद में सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से हम लोग a माइनस बी को यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा। यहां से अपन ने दो इक्वेशन फाइंड कर लिया, एक ये और दूसरा ये। देखने में दोनों सिमिलर है, ठीक है, देखने में दोनों सिमिलर है। यहां पे भी a डाल देता हूं मैं, ठीक है, यहां दोनों सिमिलर है, पर देखो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। अब देखो, अब हमने दोनों का वैल्यू निकाल लिया है। अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन गिवन था फॉर क्वेश्चन में ये वाला, इसमें हम इन दोनों की वैल्यूज डाल देते हैं, इसकी भी वैल्यू डाल देते हैं और इसकी भी वैल्यू डाल देते हैं, और देखते हैं फिर क्या यहाँ पे हमारे साथ ये झगड़ाता होता है, ठीक है। चलो अपना झगड़ाता यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा गाइस हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? प्लस फिर अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा, ये सारे अंडर द रूट हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2a। ये हमें फॉर्मूला में मतलब क्वेश्चन में गिवन था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करो, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करोगे आप तो पक्का आपको देखने में लिख जाएगा ये a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कॉमन लेके अपना यहाँ पे तिगरम बैठा लिया। उसी तरीके से 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? किसी भाई साहब को कुछ भी दिक्कत है? थोड़ा बहुत भी दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा अब आप थोड़ा सा याद करो, बचपन में जाओ थोड़ा सा, तो आप लोगों को याद आएगा एक फार्मूला, ठीक है, कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बचपन वाली बात याद आई? चलो एक फार्मूला हमारा और होता था 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फार्मूला को दिमाग में रखो और इन दो फार्मूला को इसको यहाँ पे और इस भाई साहब को यहाँ पे डाल दो। सो सिंपल, सो इजी, कितना आसान है भाई, टेंशन ही नहीं है यार। सारा फार्मूला बेस्ड चीज़ हम लोग कर रहे हैं, पर देखो कैलकुलेशन कितना है इससे आपको फील होगा, ठीक है। 2a स्क्वायर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस यहाँ पे जब आप करोगे तो 2a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बात समझ में? और इज इक्वल टू में क्या है हमारा 2a, ये तो चलता रहेगा ना इक्वल में, ये इसको बीच में मत छोड़ देना, कई बार कैलकुलेशन में हम भूल जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम एक को बाहर निकाल सकते हैं, पेयर में से बाहर निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2 प्लस उसी तरीके से 2a साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2a। यहां तक अपन कर सकते हैं। अच्छा अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दो, तो आपको ये पता चलेगा, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे हम 2 को 2 से काट सकते हैं ना, ये चीज़ तो पता चलेगा ना।
अब देखो यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे 2a हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी, और उसको नीचे लाके इससे कट कर देंगे। तो हमारा क्या यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, कोई कंफ्यूज नहीं हुआ ना कि मैंने क्या किया? भाई साहब, मैंने 2a को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन में हो गया, और उस 2a को मैं इसके नीचे लाके यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अरे यार, इतनी तो क्लियर होनी चाहिए ना, मतलब मस्ट है ये। ठीक है, अब देखो, अब बोथ साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। 1 पे स्क्वायर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, मतलब वो आजाद पंछी है, वो बोलता है आप मेरे ऊपर स्क्वायर करो, मल्टीप्लीकेशन करो, डिवीजन करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी करो। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आई? चलिए, अगर नहीं फर्क पड़ने वाला है उसको, अगर उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है तो हम अपना सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करो। अरे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा ना, होल का स्क्वायर कर रहे हैं अपन, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है तो हम पीछे चले जाते हैं और यहाँ पे स्पेस अपना बना लेते हैं ताकि हम काम कर पाए अपना। ठीक है, तो देखो हमने क्या यहाँ पे फाइंड किया, हमने यहाँ पे निकाला अपना कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी मैं बार बार गलत बोल दे रहा हूँ, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2ab होता है ना हमारा, यानी कि 2 कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बचपन वाली कहानी याद आएगी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। इस 1 भाई साहब को घुमा के यहाँ पे ले दो, माइनस हो जाएगा ये हमारा, तो 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई साहब एक बार इसके लिए सॉल्व कर लेंगे, एक बार इसके लिए सॉल्व कर लेंगे। तो पहले cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और एक साइड हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। दोनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा थीटा जो है वो 0 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आए? तो 0 डिग्री हमारा ये आंसर सही है। पर यहीं पे नहीं, अभी कॉस वाला भी तो सॉल्व करना है, कॉस वाला भी तो सॉल्व करना है। तो कॉस में क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि ये 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे हमारा दो आंसर हो गया, एक 180 और एक हमारा हो गया क्या, एक हमारा हो गया 0 डिग्री। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, किसी को कुछ भी परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन जो हमारा गाइज है कि अ वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंडेड टू ऑल द कोऑर्डिनेट्स एक्सेस, देन द एंगल मेड बाय इट विद एक्स एक्सिस इज थीटा। देखो इसका आंसर जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे किसी बच्चे ने नहीं दिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं करवा नहीं सकता या मैं करवाना चाहता नहीं। मैं चाहता हूं कि इतने क्वेश्चन के बेसिस पे और इतना जो हम लोग थ्योरी अपना पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे आप एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आंसर कौन कौन सा सही होगा, इसका बी और सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, क्योंकि आपको सच में बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ट्राई करते तो बाद में मुझे 2 मिनट का टाइम लगेगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपका होमवर्क मैं दे दिया। क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन आगे आ जाते हैं। यहां पे हमें कह रहा है कि वेक्टर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। मतलब कि हम मान लेते हैं कि हमारा दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड बी, और आर जो है हमारा इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, ओके। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, मतलब कि ये आर मैक्स की बात कर रहा है। आर मैक्स का जो रेशियो है टू द मिनिमम, यानी कि इसके मिनिमम के, ठीक है, ये मिनिमम के, वो कितना है 3/1। देन ए वेक्टर ए मॉडुलस बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मे बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो सकता है? ये मे बी कह रहा है, तो किताब है, इसको तो बोलना चाहिए नहीं इसके बराबर होगा, तो रोक के दिखा दे मुझे, इतनी ताकत है तो। अच्छा अब देखो यहाँ पे पक्का गलती करोगे अगर आप किसी बहुत अच्छे कोचिंग में नहीं पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, और अगर आपका मैकेनिक्स स्ट्रांग नहीं है, आपने मैकेनिक्स में ज़्यादा मेहनत नहीं किया था, तो पक्का आप यहाँ पे गलती करोगे। यहाँ पे 75% आंसर आपका राइट होगा, बट 25% आंसर आपका गलत हो जाएगा, और फाइनली आपका आंसर गलत आ जाएगा 25 के एरर के कारण। कैसे? देखो मैं आपको एक दो चीज़ बताता हूँ और दो ही लाइन में ना वो गलती आप समझ जाओगे। देखो
आर मैक्स जब अपन निकालेंगे, जब हम आर मैक्स निकालेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, ये चीज अपन लिख सकते हैं, सारे मॉडुलस में है, ठीक है। अच्छा, जब आर मिनिमम आप निकालोगे, जब आर मिनिमम हम निकालेंगे तो 100% बच्चे यही बोलेंगे, ठीक है, 100% बच्चे यही बोलेंगे। लेकिन भाई साहब जब आर मिनिमम मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको दो कंडीशन बताया था कि एक जगह ऐसा हो सकता है जो ए आपका ज़्यादा बड़ा हो और बी आपका छोटा हुआ, दूसरा केस हमारा ऐसा हो सकता है जिसमें बी बड़ा हो और ए आपका छोटा हो। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इफ़ या फिर व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन बी, और दूसरा क्या होगा इसी मिनिमम के लिए ही बी माइनस ए, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ़ बी इज ग्रेटर देन ए। ये चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा, मतलब ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, उसके साथ ये और ये तीन चीज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे बच्चे क्या कर देते हैं, गलत, यहीं पे कर देते हैं लोचा। तो इसको हम केस के हिसाब से कर लेते हैं। केस 1, इफ ए वेक्टर, मतलब कि वेक्टर ए इन मॉडुलस इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, अगर ये बड़ा हुआ तो देखो भाई साहब आर मैक्स की बात अपन कर लेते हैं। हमें रेशियो दे रखा है तो हम जो गिवन है उसी के हेल्प से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा आर मिनिमम इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं गाइस, हमने पीछे लिख के दिखाया है आपको अभी जस्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वहाँ से आप रिलेट करो इस चीज़ को, और नीचे हमारा हो जाएगा ये माइनस का, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अच्छा, ये किसके बराबर है, 3/1 के इक्वल है। अच्छा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, ए वाले को एक साइड लेके आ जाओ, बी वाले को दूसरे साइड लेके चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको, यू आर द किंग, आप बाहुबली हो, कोई नहीं रोक सकता आपको, आप रणछोड़ दास हो। तो इसको जब इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2 मॉडुलस ऑफ ए, और जब भाई साहब इसको इधर लेके आओगे या फिर इसको इधर लेके जाओगे तो वहां पे आपका प्लस का हो जाएगा 4b, क्या हो जाएगा आपका प्लस का 4b। यहाँ पे हमने कुछ लोचा किया है क्या, ये आपका माइनस होगा ना, ये माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा। मैं कहा था मैंने कुछ लोचा किया, मतलब फील हो जाता है अंदर से, पुकार भगवान बोल देते हैं कि कुछ तो तुमने लोचा किया है। ये हो जाएगा 4b, यानी कि a बाई बी, ये जो है आपका, ये आपका अब जो आपके पास नया वाला आएगा वो 4/2, मतलब इसको जब कट करोगे तो ये हो जाएगा 2/1, और रेशियो में है तो सिर्फ 2 मत लिखना, ठीक है। कई बार हम इसको काट के 2 लिख देते हैं, नहीं, जब रेशियो में होते हैं तो 1 का बड़ा ही महत्व तो होता है भाई साहब, तो ये 2/1 हो जाएगा। तो ये तो हमने पहले कंडीशन के लिए निकाल लिया बिना किसी शंका, बिना किसी दुविधा के। अब हमें नेक्स्ट वाले के लिए निकालना है जिसमें हमें शंका भी है और दुविधा भी है। कैसे, अब हम लोग निकालते हैं केस 2 की बात करते हैं, जहां पे ए जो है आपका वो लेस देन है बी के, ठीक है। अब इस वाले केस में कैसे करोगे, सिंपल सा वही फंडा लगाना है जो फंडा सब, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं सामने सामने करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखो आर मैक्स बाय आर मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सेम होगा यार, कुछ भी अलग नहीं होगा, बस एक चीज आपका अलग होगा जहां पे आपका चमकेगा, ठीक है। देखो ये अब यहाँ पे b हो जाएगा पहले, और यहाँ पे a, यहाँ पे हमने पहले a लिखा था, ठीक है। थोड़ी सी ये वेरिएशन को समझने की कोशिश करो, ठीक है, यू विल लव इट, यू विल लव इट, ठीक है। अब हमने क्या लिखा था, 3:1 था हमारा, यानी कि 3/1 हो जाएगा। अब देखो, अब इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, अब इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, खुश हो जाओ फिर। तो 3b माइनस 3a इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, b को एक साइड रखो, a को एक साइड रखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b और यहाँ पे 4a, और पिछले वाले में क्या हुआ था, 4 किसके साथ था, b के साथ। थोड़े थोड़े से वेरिएशन है यार बस केस का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे अपना a बाई वी, सारे मॉडुलस में सब पे वेक्टर लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 2/4 होगा ना, ये 2/4। इसको जब आप कट करोगे तो 1/2। यहाँ पे हमें क्या मिला था, 2/1, यहाँ पे हमें क्या मिला है, 1/2। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, या फिर लगाओ सर ने जल्दी में निकाल दिया, मैं बहुत धीरे धीरे किया हूँ भाई, कोई जल्दी नहीं किया मैंने, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या पता चलेगा हमें, यहाँ से जो हमें आंसर का पता चलेगा वो आपके सामने है 1/2 और 2/1, 1/2 और 2/1। बात समझ में आ गई गाइस, मतलब A और B इज द करेक्ट ऑप्शन, A और B इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, थोड़ा सा ट्रिक था पर मस्त था ना, मज़ा आया, आई होप मज़ा आया। अगर नहीं आया मतलब आप फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, आपको मज़ा आना चाहिए, ठीक है।
फिजिक्स में मज़ा आना चाहिए, मैथ्स में मज़ा आना चाहिए, ठीक है, साइंस में मज़ा आना चाहिए, केमिस्ट्री में मज़ा आना चाहिए, हिस्ट्री में मज़ा आना चाहिए, इंग्लिश में मज़ा आना चाहिए, इंग्लिश को हटा दो, ठीक है, मतलब इन चीज़ों में मज़ा आना चाहिए। जब पढ़ते हो आप तो आपको मतलब आना चाहिए मज़ा, ठीक है। अब मज़ा का मतलब कुछ और मत समझ लेना, मज़े तक ही रहना, ज़्यादा अंदर मत जाना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, अ मैन इज वॉकिंग अराउंड ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, wind is blowing towards northeast at angle 45 degree. To the man, wind appears to blow an angle of what 60 north of west. तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब मैं फिगर विगर नहीं बनाता हूँ, ज़्यादा फिगर विगर नहीं बनाता। ये ईस्ट है हमारा, ये नॉर्थ है हमारा, इस तरीके से हवा का प्रवाह है, यहाँ पे शायद एंगल 45 बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना मतलब थोड़ा सा इजी वे में इसको करने की कोशिश करते, ज़्यादा फिगर में नहीं जाते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर है ना, आई होप, या 8 किलोमीटर पर आवर। देखो किधर जा रहा है, इधर, यानी कि हॉरिजॉन्टली जा रहा है, मतलब ये आई कैप होगा ना, मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या कि मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 8 आई कैप, हम ये लिख सकते हैं। कोई नहीं मना करेगा यार, तुम लिखो तो सही, कौन मना करता है, मैं देखता हूँ। अच्छा, उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ विंड हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एयर हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? तो भाई साहब कंपोनेंट में लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा प्लीज समझने की कोशिश करना, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन। 8 v cos 45 डिग्री आई कैप प्लस v साइन 45 डिग्री जे कैप। मैं एक स्टेप यहाँ पे खा गया, ठीक है, थोड़ा सा भूख लगा हुआ था, खा गया, समझ जाना, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा, सॉरी रिजल्टेंट क्यों, रिलेटिव वेलोसिटी ना, रिलेटिव वेलोसिटी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप तो वेक्टर पढ़ा रहे थे, रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ से आ गया? तो भाई साहब वेक्टर में इसका यूज़ हो सकता है, ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठा लिया ये, ठीक है, अदरवाइज मैं खुद नहीं क्वेश्चन उठाता। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मैन, हवा जो है, हवा की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मैन की जो वेलोसिटी है उससे। तो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, v cos 45 डिग्री माइनस 8 आई कैप प्लस v साइन 45 जे कैप। अच्छा, अब कुछ बच्चे दिमाग में ये सोचेंगे कि साहब यहाँ तो आपने 8 माइनस किया है, यहाँ माइनस क्यों नहीं किया? तो मतलब क्या बोलूँ मैं तुम्हें, इतना ही बोल सकता हूँ कि भाई रहम करो खुद पे। देखो अगर ऐसा सवाल दिमाग में आया तो भाई साहब ये आई डायरेक्शन में है, ये आई डायरेक्शन में, ये जे डायरेक्शन में है, आई जे के इज व्हाट, इज जस्ट अ डायरेक्शन, आई कैप जे कैप एंड के कैप एक्स वाई जेड में। बहुत अच्छे से मैंने करवाया है इन चीज़ों को, 1.5 घंटे का लेक्चर लेके, देखो, ठीक है। तो इसे यहीं पे माइनस करेंगे, यहाँ तो माइनस होगा ही नहीं भाई साहब, इस डायरेक्शन में तो है ही नहीं, क्या पपलू जैसी बातें करते हो, ठीक है, बात समझ में आई, आगे बढ़े। चलो अब जो है, अब हम लोग निकाल लेते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं v साइन 45 डिग्री, उसके बाद v cos 45 माइनस 8, बात समझ में आया? अच्छा, इसका वैल्यू कितना हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू ये माइनस का होगा ना, माइनस का होगा, -√3 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा v/√2 डिवाइडेड बाय v/√2 -8। इसको थोड़ा सा आगे बच्चों और सॉल्व कर लो, पक्का आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या? किलोमीटर पर आर, ये आपका किलोमीटर पर आर आ गया। पर क्या ये हमारा आंसर है? तो सरासर ना इंसाफी होगा, ये हमारा आंसर नहीं है। अब इस वैल्यू को जो है हमें डालना है अपने पहले वाले इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमारा पहले वाला निकला था, यहाँ पे देखा इक्वेशन, इसमें जो है हमें इस वैल्यू को भाई साहब क्या करना है, डालना है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं, बिकॉज आई हैव मतलब स्पेस प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको मिटा के पहला वाला मतलब समझ में है ना, वीएम वाली बात कर रहा हूँ, VWM वाला रिलेटिव वाली जो हमने लिखा था, ठीक है, वहां पे इसकी जब वैल्यू डालोगे तो 8√6 √3 + 1/√2 -8 व्हाट आई कैप प्लस 8√6 √3 + 1 मल्टीप्लाई 1/√2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा जे कैप, ठीक है। अब इसको तो कम से कम आप सॉल्व कर सकते हो, और इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 16/8
16/√3 + 1। ये जो है गाइज आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट लिखना चाहते हो तो किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आप यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई। यूनिट भी लिखा करो, यूनिट लिखने से क्या होगा ना, लिखते लिखते आपको बहुत सारे यूनिट याद हो जाएंगे। ठीक है, वाइल राइटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन आप सारे जो यूनिट्स है उसको आप क्या करोगे, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो फिर रट्टा मारने का टेंशन आपको नहीं रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स F1 एंड F2 इज P। मतलब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो फोर्स रहा होगा, इसको F1 बोल देते हैं, इसको F2 बोल देते हैं, इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से P हमारा रहा होगा। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, F2 इज रिवर्स्ड। अरे भाई साहब कर दिया लोचा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अब कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करेंगे हम, दिक्कत नहीं है। अब इसको जो F2 को जो है रिवर्स कर दिया, मतलब यहाँ पे, यहाँ कहीं पे हो जाएगा। अच्छा, देन द रिजल्टेंट इज Q। अच्छा, अब इसका रिजल्टेंट कितना होगा, अब इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बिकॉज अब हमारा वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये हो गया। इसका रिजल्टेंट हम यहाँ निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे Q। पहले हमारा वेक्टर ये था और ये था, तो हमने रिजल्टेंट यहाँ पे निकाला था। बात समझ में आई, बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला पोर्शन जो है आपका थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, थीटा होगा ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होगा, ये इतना 90 होगा, ये आपका थीटा होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो देखो अब जो है यहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने लिखा रिजल्टेंट ऑफ F1 F2, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर, F2, फिर F2 का स्क्वायर, फिर 2 F1 F2 कॉस थीटा बीटा। समझ में आया। उसी तरीके से जैसे हमने P का लिखा है, अब हम सेम इस फिगर को ध्यान रखना, अब हम लोग Q का लिखेंगे। Q का जब हम लोग लिखेंगे तो भाई साहब उसमें भी हमें कोई शंका नहीं होगा, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर -2 F1 F2 कॉस थीटा, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस रिवर्स हो गया इसीलिए। अब दोनों को ना स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से ये कट जाएगा आपका, इस पे स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपका ये अंडर रूट हट जाएगा, मिट जाएगा, दुनिया से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं P स्क्वायर Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बुक में, बहुत सारे मॉड्यूल में, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में आप ये क्वेश्चन देखोगे, लेकिन वहां पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, और उसमें आपको ये चीज प्रूफ करना होगा। ठीक है, कुछ चीजें और आपको करना होगा, तो जस्ट आप रिवर्स ऑर्डर में चले जाना, आप यहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है, मेन चीज था इसका फिगर, मैंने फिगर आपको कोशिश किया समझाने का। आई थिंक आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ये आकाशवाणी था और मैं बात कर रहा था मोनू भगत। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, A man moves towards 3 meter north, then 4 meter towards east, and finally 5 meter towards 37 degree south of west. His displacement from origin. मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आता, ये मैन कौन है जो ऐसे ऐसे चलता है और ये फालतू फालतू के सवाल हम लोगों के सामने आता है। अब भाई तो ये जहाँ जाना है सीधा सीधा जाना है यार, इतना 37 डिग्री 38 डिग्री 53 डिग्री, मतलब घुमाई तो करता है ये, मस्ती करता है ये, और प्रॉब्लम किसको झेलना पड़ता है, हमें। ठीक है, पर कोई नहीं, झेलेंगे हम। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है इसका, NEWS। अब जहां जहां पे भाई साहब ये घूमने जा रहे हैं वहां वहां पे हम इनके पीछे पीछे घूमेंगे, मजबूरी है हमारी। देखो, अ मैन टुवर्ड्स 3 मीटर नॉर्थ, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। चलो भैया 3 मीटर हम ऊपर की तरफ चले गए नॉर्थ डायरेक्शन में, ओके। देन 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में, यहाँ पे भाई साहब 4 मीटर आ जाओ, आ गए हम लोग। ठीक है, उसके बाद 5 मीटर टुवर्ड्स 37 साउथ ऑफ वेस्ट, ओके 5 मीटर साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर। ओहो, ये तो एंगल बन गया, वो तो ये ट्रायंगल बन गया ना, स्पेशल ट्रायंगल। स्पेशल ट्रायंगल जो मैंने आपको बताया 37 डिग्री का और 53 डिग्री का, वही तो बन गया है। ठीक है, तो अच्छा देखो, यहां से मैं चला, यहां पे गया, फिर मैं यहां पे गया, और मैं मूर्ख आदमी फिर यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ, 0। मैं दीवार पे धक्का मारता रहूं, दीवार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मेरा वर्क डन 0 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं,
बात समझ में आई कि नहीं? बात बहुत रोमांटिक है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को लास्ट कर देते हैं। और इसको हम लास्ट कर इससे पहले मैं आप लोगों को अर्जुन के बारे में बताना चाहूंगा। बिल्कुल वही अर्जुन जो महाभारत में है, पर उनको हमने थोड़ा सा निकाला है और अपने फायदे के लिए थोड़ा सा हम उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनका सदुपयोग कर रहे हैं। उनके नाम पे, अर्जुन जी के नाम पे हम लोगों ने कोर्स बनाया है, इंडियाज फर्स्ट एंड यूनिक एडवांस्ड कोर्स है, जहां पे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर आप चाहें तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.cbsetayari.com और यहाँ पे जाके आपको 11th क्लास में अगर हो आप तो 11th पे सिलेक्ट करना, 12th में हो तो 12th पे करना। वहाँ पे अर्जुन नाम का आपको एक टैब डालेगा, उस पर क्लिक करना, बस उसके नीचे आते जाना, आपको पूरा कोर्स का पता चल जाएगा और फ्री में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं वहाँ पे लिंक होगा, वो फॉर्म आप फिल कर दीजिए। 365 days complete crash course 100% free with all the features, all the pro features, premium feature, ठीक है। तो चलिए उस बात को खत्म करते हैं। प्रमोशन मैंने अपना कर लिया, इससे ज़्यादा करना मुझे अलाउड नहीं है, अदरवाइज मैं फंस जाऊंगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा जिसमें हम कलर सेलेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो अगला सवाल है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q acting at a point at angle 60 degree is under the root 7q, then P by Q is what? इसको बहुत ही सिंपली मैं कर दे रहा हूं बिकॉज मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया कर करके। इसको सिंपली हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा थीटा बीटा कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखो गिवन है, हम अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और ये इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है? अंडर द रूट 7q। अच्छा दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे अपन तो क्या हो जाएगा? दोनों साइड हमने स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7q और q के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस pq हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको थोड़ा सा आगे हम और सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 6q का स्क्वायर प्लस PQ इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई गाइज? यहीं पे हम या फिर अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट। तो P बाई Q का होल स्क्वायर प्लस Q बाई Q माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे कुछ स्टेप खाया हूँ इनर्शियली, ठीक है, तो वो आप लोग समझ लेना। नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट बिलो सो आई कैन अगेन सॉल्व इट फॉर यू, ठीक है। ये हमारा 2 आ जाएगा, P बाई Q इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा एंड एज पर माई प्रॉमिस कि अब जो हमारा लेक्चर आएगा वो लेक्चर कौन सा आएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स, ठीक है। और ये टॉपिक्स गोना बी वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इतने छोटे छोटे चीजों में कितने हार्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ये आप लोगों ने महसूस किया होगा अंतरात्मा से। तो सोचो जब हम रिजल्टेंट और उसके वेक्टर को रिजॉल्व करने पे जाएंगे तब हमें कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेगा। और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर मेंस और एडवांस नीट और एम्स के क्वेश्चंस भी लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा देन लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बिलो कि आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा और कौन सा क्वेश्चन समझ में आया फिर नहीं समझ में आया। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदाई। ये था आकाशवाणी और मैं बात कर रहा था मोनू भगत, आपका फिजिक्स मेंटर। बाय बाय।